विश्व के लोगों को पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल 1970 को विश्व पृथ्वी दिवस की शुरुआत की गई और आज इसे पूरी दुनिया मना रही है। हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गिलार्ड नेल्सन हैं। गिलार्ड नेल्सन ने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था और देखते ही देखते पर्यावरण चेतना से 2 करोड़ से अधिक लोग आंदोलन से जुड़े। गौरतलब है कि सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देशों के 10 करोड़ से अधिक लोग मनाते हैं। प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और सरकार इसमें भागीदारी करती है। हर वर्ष पृथ्वी दिवस को अलग अलग थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ है और इस वर्ष की थीम है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, विशाल चुनौती और विशाल अवसर भी है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है प्रदूषण, अब सांस घुट रही है। विश्व प्रकृति अपनी दयनीय व्यथा कह रही है। नदियों, तालाबों, झीलों में अब जल नहीं, गंदगी बह रही है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। प्रकृति अपने बचाव के लिए दस्तक दे रही है। धुआं, धूल और आंधियां ये संदेश दे रही हैं कि बढ़ रहा है प्रदूषण, अब सांस घुट रही है। पृथ्वी के खतरे की त्रासदी कहीं भूकंप, सुनामी तो ज्वालामुखी इत्यादि समस्याओं ने विवश कर दिया है कि आज हम इसकी सुरक्षा की ओर ध्यान दें। किसान भाइयों, इस धरा पर पेड़ पौधे ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुदरत ने ये शक्ति दी है कि वे ऑक्सीजन का सृजन कर सके। परंतु मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनके विनाश पर ही तुला है। दिनों दिन जंगलों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में अनंत समस्याएं हैं। अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसमें रासायनिक खेती, लगातार खेती, जल का अधिक दोहन, फसल अवशेषों को जलाना आज प्रदूषण का अहम कारण बनी हुई है। कहीं भूमिगत जलस्तर की कमी है तो कहीं लवणीयता और क्षारीयता। तेज हवाओं, आंधियों के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बढ़ते मरुस्थलीकरण भी एक मुख्य समस्या है। किसान भाइयों, क्या आपको पता है मात्र 1 इंच मिट्टी की परत के निर्माण में कुदरत को तकरीबन हजारों वर्षों का समय लग जाता है। और कितनी आसानी से हम मानव अपनी कुकृतियों के चलते इस मिट्टी को यूं ही बहा देते हैं। दूसरी तरफ शहर, गांव, कस्बों और कल कारखानों के अवशिष्ट नदियों के जल में समाहित हो रहे हैं। इन्हीं वजहों से नदियों और तालाबों का मीठा जल अब रोगाणुओं का आश्रय स्थल बन चुका है। समंदर के जल में समुद्री जीव अब घुट-घुट कर मर रहे हैं। इस विकट समस्या से निपटने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयास करने होंगे, जिसके तहत सबसे पहली बात आती है भूमि संरक्षण की। इसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मेड़बंडी, बंजरता को रोकने के लिए हरियाली आदि को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक वानिकी के रहस्यों को समझकर इनको अपनाने की जरूरत है। इससे न सिर्फ भूमि संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि भूमिगत जलस्तर में वृद्धि के साथ साथ वायु शुद्धिकरण भी संभव हो सकेगा। आइए अब बात करते हैं जल संरक्षण की। वर्षा जल आच्छादन को रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण करना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों जैसे एजोला, हरी खाद, एजेटोबैक्टर इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए। जैव कीटनाशी जैसे नीम और करंज युक्त दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक संभव हो सके जीवाश्म ईंधनों पर आश्रित न होकर सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सबसे खास बात तो यह है कि कृषि के बढ़ते अवशेष पदार्थों को यूं ही बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पुनः चक्रण पद्धति के द्वारा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के रूप में प्रयोग कर प्रदूषण को काफी हद तक टाला जा सकता है। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते हमारे देश सहित दुनिया के अलग अलग देशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे मानवीय गतिविधियां काफी कम हो गई हैं और इसके कारण वातावरण की दशा में काफी सुधार हो रहा है। इससे पता चलता है कि मानवीय गतिविधियों के कारण जल, वायु और भूमि कितनी प्रदूषित होती हैं। अगर हम अनावश्यक रूप से की जाने वाली गतिविधियों को रोक दें या कम कर दें तो पृथ्वी के वातावरण काफी हद तक स्वच्छ रख सकते हैं।
अब हमें जागना और जगाना होगा। हर शहर, कस्बों और गांवों में जाना होगा और कैसे बचाएं इस पृथ्वी को, यह दुनिया को सिखाना होगा। और अंत में आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि प्रति व्यक्ति कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, रसायनों पर आश्रित ना हो और प्रकृति पर भरोसा करें। तभी हम निर्माण कर सकते हैं शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पृथ्वी का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बंटवार की अवस्था पर है। इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, इस वक्त हमारे खेत में मूंग की फसल लहलहा रही है और अगर हम मूंग की फसल की बात करें तो लगभग 20 से 25 दिन या कहीं कहीं पे 1 महीने की हमारी मूंग की फसल हो रही है। और इस वक्त खेत में समसामयिक कुछ खास बातें हैं जिसका मूंग की फसल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहली बात आती है कि खेत में इस वक्त मूंग की फसल के बीच में खरपतवारों की समस्या आ रही होगी। किसान भाइयों, यह खरपतवार मूंग की फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार के कीट और रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। इसलिए आप खुरपी द्वारा मूंग की फसल में निदाई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। निदाई गुड़ाई करने के बाद आप इसमें पानी की सिंचाई करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी की कमी होगी तो आपकी जो पौधों की बढ़वार है वो कम होगी। पौधों की बढ़वार अगर अच्छी होगी तो आपकी मूंग की फसल की उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। इसलिए खेत में जब भी आप निरीक्षण करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर नमी की समस्या आ रही है तो आप उसमें एक हल्की सिंचाई जरूर करें। मूंग की फसल को कुछ कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए आप इन कीट और रोगों का सही समय पर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। और इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस वक्त जब खेत में आप जाते हैं तो निरीक्षण करते रहें। इस वक्त रस चूसक कीटों की समस्या आपको विशेष रूप से हमारे इन मूंग की फसल में या पत्तों में आएगी। और इस वक्त आपको चाहिए कि लगभग जो हमारे शुरुआत में आपको लगता है कि रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है तो हमें समन्वित कीट नियंत्रण करना है। उसके लिए आप 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें रस चूसक कीट हैं जैसे एफिड है, जैसिड है, माहू है, इनकी समस्या नहीं आएगी। और कई बार आपको लगता है कि कीड़ों की समस्या बहुतायत में आपकी फसल में हो रही है तो आप इसमें जो दवाइयां हैं जैसे इमेडाक्लोप्रिड है, इनकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इनका छिड़काव करें। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दोनों को खराब कर देती है, जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप ट्राइजोफॉस दवा की 1 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाई, आप देखेंगे कि मूंग के खेत में कई बार पीला मोजेक या सफ़ेद हमारा पीला रोग की समस्या आती है। पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं और ये जो रोग है एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका फैलाव करती है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो कि पूरे खेत में फैल जाती है और इसको जो वायरस है इस रोग को पूरे खेत में फैला देती है, जिससे पीला मोजेक रोग कहते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि इस सफ़ेद मक्खी को रोकना है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास या इमेडाक्लोप्रिड जो दवा है इसकी लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप खेत में छिड़काव कर दें तो आपके खेत में ये समस्या कम से कम आएगी। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आपके खेत में आप बुआई कर रहे हैं तो उस वक्त प्रजातियों का चयन एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक प्रजातियां हैं उनका उपयोग करें और सही प्रजातियों का सही समय पर समसामयिक बातों का ध्यान रखें और आप अच्छा लाभ मूंग की फसल से खेतों से प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाइयों, मुर्गी पालन व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है। मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। तो आप अधिक लाभ के लिए इस समय किस तरह से करें लेयर मुर्गियों का प्रबंधन, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर वीएन गौतम। आज हम बात करेंगे गर्मियों में मुर्गियों की देखभाल के बारे में। गर्मी का सीज़न प्रायः देखा गया है कि अप्रैल माह से गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अप्रैल में मई माह में जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है तो मुर्गियों के दाना खाने की क्षमता कम हो जाती है। सामान्यतः ये देखा गया है कि गर्मी के मौसम में यदि आप अपना शेड का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, जिसको प्रॉपर मैनेजमेंट कहा जाए। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको मुर्गियों के आवास प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो इस मैनेजमेंट में सबसे पहले अपने को बाहरी जो तापमान है उसको एडजस्ट करने के लिए हम शेड के ऊपर सफ़ेद कलर का चूना या पेंट से पुताई करते हैं, जिससे जो शेड के ऊष्मा अवशोषण की जो गति है वो कम हो जाती है। इसके पश्चात जहाँ कहीं पे व्यवस्था है वहाँ पर स्प्रिंकलर छतों पर चलाने चाहिए। उस जगह पे अपन ये भी कर सकते हैं कि भूसा या पैरा आपकी छत पर बिछाकर करके भी उसका तापमान कम किया जा सकता है। इससे एक प्रतिकूल माहौल मिलता है मुर्गियों को। दूसरा उपाय ये किया जाता है कि साइड में जो छज्जे निकले होते हैं उस पर बोरे लगा दें और ज़रूरत पड़ने पर उन पर पानी चलाएं, जिससे कि अंदर जो हवा प्रवेश करे वो तकरीबन बॉडी टेम्परेचर को मैच करती हुई हो और उससे रिलैक्स मिल सके। तो ये बोरे तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास साइड से उठा दें, ऊपर कर दें, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी अंदर बढ़ती है और सफोकेशन होता है। इसके पश्चात ये भी देखा गया है कि जहाँ पर शेड है वहाँ पर आप छायादार वृक्ष लगाएं, शेड के आसपास हरियाली रखें, जिससे कि शेड का तापमान सामान्य बना होता है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन से आपको अच्छा लाभ मिले, इसके लिए आप गर्मी के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख कैसे करें, आइए जान लेते हैं। यदि बात की जाए, जैसे ही हम चूजे लेकर के आते हैं फार्म पर, तो उन्हें इमीडिएट जैसे ही चूजे आए तो अपने उनके बक्सों से बाहर निकाल दें और बाहर निकालने के बाद ठंडा शीतल जल उनको प्रदान करें। उस जल पर तकरीबन 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट घोल दें और इस पानी को तकरीबन 5 से 6 घंटे पर रखें। उसके पूर्व जब लीटर बिछाते हैं उसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके पश्चात आप जैसे ही चूजे रखें तो तकरीबन पानी के 5-6 घंटे पिलाने के पश्चात 6 से 8 घंटे सिर्फ मक्के का दलिया प्रदान करें, जो आपका सुबह, शाम, दोपहर और रात 4 टाइम इनको शीतल जल प्रदान करें। शीतल जल प्रदान करने से बॉडी टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आती है। तो यदि ओवर क्राउडिंग होगी तो हीट स्ट्रेस होगा और उससे चूजे मरने की संभावना है। मतलब यदि आपकी कैपेसिटी 100 की है तो उसमें तकरीबन 80 ही चूजे रखें। जैसे ही चूजा बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा चूजा दिखाई पड़ रहा है, तो आप वहाँ से चूजे शिफ्ट करते हुए जाएं। लिटर जो है इस सीज़न में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। बहुत ज़्यादा ड्राई होने पर थोड़ा जो है पानी का उसमें छिड़काव करें, ज़्यादा ना करें कि बहुत ज़्यादा गीला ना हो, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हल्का छिड़काव करें, डस्टी ना हो, थोड़ा डस्ट ना उड़े, ऐसा छिड़काव करें। साफ़ सफाई अपने मुर्गी के बाड़े के आसपास साफ़ सफाई रखें। मुर्गियों के खाने या दाने के बर्तन में साफ़ सफाई रखें। किसान भाइयों, मुर्गियों के उचित विकास के लिए गर्मी के मौसम में आहार प्रबंधन करते हुए मुर्गियों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर मुर्गियों को जो आहार दिया जाए। पक्षी 1 किलो के ऊपर के हो गए हैं तो दोपहर के समय 11 से लेके 5 बजे के बीच में इनको आहार ना दें। सुबह के समय एवं शाम के समय आहार दें, क्योंकि आहार देने पर भी जो है आपका ऊष्मा का एक्सपांशन होता है, निकलती है, आपका शरीर से ऊष्मा निकलती है। इसलिए उसको भी कंट्रोल करने के लिए 10 से 5 के बीच में या 11 से 5 के बीच पे ना दें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मुर्गियाँ गर्मी के समय में हीट स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा मरती हैं, तो इसको कम करने के लिए हम हीट स्ट्रेस के विटामिन जैसे विटामिन सी वगैरह इसमें मिलाते हैं। पानी में भी दे सकते हैं और दाने में भी दे सकते हैं।
पानी में ग्लूकोज भी दे सकते हैं, ये गुड़ का घोल या सीरा भी दिया जा सकता है जिससे कि इनकी एनर्जी मेंटेन रहे। बस पानी का ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको देना है तो फ्रेश वाटर देना है और शीतल जल देना है जिससे कि शरीर में जो आपकी ऊष्मा है कंपनसेट किया जा सके, ज़्यादा गर्मी ना हो शरीर में। इसी के साथ मैं आप लोगों से नम्र अनुरोध करूंगा कि बताए गए जो समाधान है उसका अक्षर से पालन करके अधिक आय कमाएं, आप अधिक उत्पादन लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सिरका जिला बालाघाट के सूर्यदेव चौहान ने। आपने गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको गुलाब की खेती के बारे में जानकारी दूंगा। तो खरपतवार नियंत्रण को जो है कुदाली या खुरपी के द्वारा भी किया जा सकता है और इसके बाद में ध्यान रखें कि गुड़ाई भी कर दे इसका साथ साथ, तो इससे जो है भौतिक दशा सुधरती है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार गर्मी में 5 से 7 दिन एवं सर्दी में 10 से 12 दिन में सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। गुलाब में सबसे मुख्य रूप से 2 या 3 टाइप के कीट लगते हैं जिसमें एफिड, लाल मक्खी और इल्ली, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एफिड के बारे में। तो एफिड कैसा होता है इसको आप जा कर के फील्ड में निगरानी के दौरान पता किया जा सकता है। तो जो है यह हरा रंग का होता है और ये जो इसके शिशु और जो एडल्ट है वो पौधों का रस चूसते हैं, है ना, कलिका का। तो इसके नियंत्रण के लिए जो है डाइमिथोएट नाम की दवाई आती है जो कि 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के पानी की दर से छिड़काव करना पड़ता है। इल्ली तो ये भी कलिका, फूल और पत्तियों को सबको कुतर के नुकसान पहुंचाती है जिससे कि जो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास नाम की दवाई आती है जिसके 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे किया जा सकता है जिससे कि जो गुलाब की जो खेती है उसको और लाभप्रद बनाया जा सकता है। और जो है अब दूसरी बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है इसमें इसको भभूतिया रोग भी कहते हैं। तो ये जो भभूतिया रोग है इसमें भभूत जैसे जो होती है उसमें सफ़ेद चूर्ण उसमें जो पत्तियों पर और जो टहनियों पर देखने को मिलता है। जो पत्तियां है पीली पड़ जाती है, सड़कर गिर जाती है और उसका प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया बाधित होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इंडोफिलम नाम की दवाई आती है जिसकी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से स्प्रे करना पड़ता है जिससे कि इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। आपको दवाई बताई है उसके हिसाब से आप नियंत्रण कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप जो है आपका गुलाब की खेती का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।